नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध भारतीय संस्कृति। इस निबंध को पढ़ने से पहले हम बाबू गुलाब राय का एक छोटा सा परिचय प्राप्त करेंगे और वो इस तरीके से है कि गुलाब राय जी का जन्म सन 1887 में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल सन 1963 में आगरा में हुई थी। गुलाब राय जी को हम जानते हैं बच्चों, ये एक बहुत बड़े निबंधकार और आलोचक रहे हैं। शास्त्रीय आलोचना में भी इन्होंने निबंध लेखन का कार्य किया है और सरल भाषा में जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े हुए निबंधों की रचना भी इन्होंने की है। इनका जो समय है उसे हम द्विवेदी युग और शुक्ल युग की संधि रेखा मान सकते हैं, क्योंकि इनके लेखन का जो समय है वह लगभग 1925 के बाद का समय माना जा सकता है। इनकी जो पहली रचना है वह 1928 में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक अध्ययन और आस्वाद है। और उसी सन में इनकी 2-3 और पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत बचपन से ही इन्होंने हिंदी के साथ साथ अरबी फारसी का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था और एमए करने के बाद सेंट जोन्स कॉलेज आगरा में ये प्राध्यापक हो गए थे। चूंकि ये काफी ख्यात नाम साहित्यकार हैं और इन्होंने उस समय अपनी साहित्यिक प्रतिभा से हिंदी साहित्य को काफी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, इसीलिए आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्रदान की थी। इनकी कई महत्वपूर्ण निबंध रचनाएं हैं, जिनके मैं नाम पढ़ देती हूँ। आप इन रचनाओं के नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो खंड अ प्रश्न पत्र में आता है उसमें ये पूछा जाता है अमुक लेखक की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आप इन निबंधों की, ये जो निबंध रचनाएं हैं, इनके आप नाम नोट कर लीजिए। अध्ययन और आस्वाद, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, गांधी मार्ग, मन की बात, आत्मनिर्णय, मेरे निबंध, जीवन रश्मियां, ये इनके निबंध संग्रह हैं बच्चों। और एक बार फिर से आप ये बात ध्यान दीजिए कि गुलाब राय जो हैं वे निबंधकार भी हैं और आलोचक भी हैं। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाओं की आलोचना की है और इन्होंने सभी तरह के निबंध लिखे हैं, जिनमें विचारात्मक हैं, वर्णनात्मक हैं, भावात्मक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आत्मपरक हैं और आलोचनात्मक भी हैं। इनके निबंधों की बड़ी खास विशेषता है कि ये वर्णन की दृष्टि से बड़े उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन वर्णन शैली की दृष्टि से बहुत सरल हैं। अर्थात विचारों की सघनता से ये पाठक के ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि इनके विचार इतनी सरल शैली में अभिव्यक्त हैं कि वे पाठक के हृदय में सीधे उतरते चले जाते हैं। उनमें स्पष्टता है, स्वच्छता है, सरलता है, सजीवता है, सुबोधता है और तर्क संबद्ध तरीके से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। एक और इनकी शैली की विशेषता है कि उसमें व्यंग और विनोद का पुट हमें देखने को मिलता है और व्यंग और विनोद के कारण ही शायद वे हमें ज्यादा आकर्षक लगते हैं। उनमें भाषा में उल्लास की अभिव्यक्ति होती है और उसी उल्लास के साथ में उन्होंने नैतिकता का चित्रण किया है। इनका दृष्टिकोण साहित्य में प्रगतिवादी रहा है और जगह जगह पर भारतीय दर्शन और भारत देश के प्रति प्रेम इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अब इनकी भाषा शैली पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। इनकी भाषा खड़ी बोली है और खड़ी बोली में भी भाषा की जो विशेष इनकी शैली है वह है प्रवाहमयता और सरलता। इनके निबंधों में पांडित्य का अभाव है, अर्थात
उनमें ज्ञान बोझिल तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दूसरी विशेषता है बच्चों, जैसी विषय की आवश्यकता है वैसा ही शब्द चयन इन्होंने किया है, अर्थात वे भाषा विशेष से जुड़ करके नहीं रुके हैं, बल्कि जहां जरूरत पड़ी है वहां इन्होंने अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों का सहारा भी लिया है। इनके भाषा में सहजता से भारत की ग्रामीण शब्दावली भी आ जाती है और कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। इनके कई निबंधों में हमें इनके निजी जीवन के प्रसंग देखने को मिलते हैं और उन प्रसंगों को इन्होंने एक रोचक संस्मरणात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। सहजता से अपने भावों को विस्तार दिया है और व्यंग और विनोदपूर्ण शैली में बड़ी सरलता से उसकी अभिव्यक्ति की गई है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इनका निबंध भारतीय संस्कृति, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस निबंध में इन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर चर्चा की है, जिसमें इन्होंने संस्कृति के दो पहलू बताए हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, और उन दोनों आंतरिक और बाह्य दोनों ही पहलुओं पर इन्होंने चर्चा की है। और चर्चा करते हुए यही कहते हैं कि भाषा जो है वह संस्कृति का बाहरी पहलू है, लेकिन भाषा एक ऐसी चीज है जिसमें साहित्य लेखन के द्वारा या विचाराभिव्यक्ति के द्वारा बाहरी पहलू होते हुए भी जिस देश की भाषा होती है वह उस देश के लोगों की मनोवृत्ति, उनके प्रकार, उनके विचार, उनकी आस्थाओं का चित्रण करती है। और इस प्रकार से भाषा संस्कृति का बाहरी आधार होने के बाद भी संस्कृति के आंतरिक रूप को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करती है। दूसरा इन्होंने कहा कि आंतरिक पहलू जो हैं वे पहलू हैं, जैसे भारतीय संस्कृति के आंतरिक पहलुओं में इन्होंने गिनाया है भारतीय संस्कृति की त्यागमयता, उदारता, समन्वयशीलता, सामाजिकता और पारिवारिकता। ये इसके आंतरिक पहलू हैं जो संस्कृति के गुणों में शामिल होते हैं। भाषा, पहनावा, ये सब संस्कृति के बाहरी पहलू हैं। अब हम देखेंगे बच्चों निबंध भारतीय संस्कृति। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका भी अर्थ है पैदा करना, सुधारना। इस प्रकार बच्चों संस्कृति शब्द की इस निबंध की इन्होंने शुरुआत ही की है संस्कृति शब्द की व्याख्या से, और जो छोटा हिस्सा अभी आपने पढ़ा उसमें आपको यह स्पष्ट हो गया कि संस्कृति का अर्थ है संस्कार करना, अर्थात जो कुछ भी है उसे पहले से बेहतर बनाना और सुधारना। थोड़ी देर पहले जब हम इनकी भाषा की विशेषता पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि आवश्यकता के अनुसार ये जैसी जरूरत होती है वैसे शब्दों का काम में लेते हैं। तो आपने देखा कि निबंध की शुरुआत में ही इन्होंने भारतीय संस्कृति शब्द की जब व्याख्या की तो यह भी बताया कि संस्कृति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द कल्चर है, और कल्चर का संबंध एग्रीकल्चर से जोड़ते हुए इन्होंने ये बताया कि जैसे एग्रीकल्चर का संबंध पैदा करना है, वैसे ही कल्चर का अर्थ है पैदा करना या सुधारना। और भारतीय संस्कृति में भी संस्कृति शब्द का अर्थ है सुधारना या और बेहतर बनाना। लेखक कहते हैं संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी। जाति से अर्थ है बच्चों राष्ट्र। यह आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि साहित्य में बार बार यह जाति शब्द आएगा और जाति से अर्थ आपको समाज के अंदर जो जातियां हैं वह नहीं लगाना है, बल्कि जाति से अर्थ आपको लगाना है राष्ट्र। तो जातीय संस्कार जो हैं उन्हें ही संस्कृति कहते हैं, अर्थात किसी राष्ट्र के जो संस्कार होते हैं वे संस्कार उसकी संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां
और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इसे आप इस तरह समझिए कि संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है, अर्थात जो व्यापक तौर पर लोगों के द्वारा काम में ली जाती है, वे विचार परंपराएं, वे रहन सहन के तरीके संस्कृति कहलाते हैं। और किसी भी जगह की जलवायु के अनुसार वहां पर रहने सहने के तरीके, विचार परंपराएं विकसित होती हैं और धीरे धीरे वे तरीके और वे विचार परंपराएं ही संस्कृति कहलाती हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात संस्कृति को हम थोड़ा सा कम या ज्यादा अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं और ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ परिवर्तित हो सकते हैं, कभी कभी दब भी जाते हैं, लेकिन जब भी हमें अनुकूल वातावरण मिलता है, व्यक्ति पुनः अपने उसी संस्कारी स्वरूप में आ जाता है जो मूलतः उसे अपने समाज और अपने परिवार के बीच में रह करके मिले थे। इस प्रकार से पहले इस पैराग्राफ में गुलाब राय ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति हमारे रहन सहन के तरीकों और जलवायु के अनुसार हमारी जो मानसिकता बन गई है, जो विचार पद्धति बन गई है, जो हमने जीवन शैली बना ली है, उसी के आंतरिक और बाहरी पहलू का नाम है संस्कृति। इसका अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।